बात कर रहे हैं चीन के बाज़ारों की और आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे बाज़ारों में इतनी उथल-पुथल है अब ऐसे में चीन के बाज़ारों के बारे में बातचीत क्यों हो रही है। अब यहाँ पर इसकी जो अर्थव्यवस्था है यानी चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेकर चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से तो इस तरह के बाज़ार का डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने Q2 की जीडीपी ग्रोथ देखी है लगभग 5.2% बताई जा रही है। अब ऐसे में मध्यम अवधि के लिहाज से थोड़ी सी चिंता ज़रूर रहेगी आपको चीन के बाज़ारों में, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से टैरिफ प्रेशर के बावजूद भी इस तरह के जीडीपी नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरह का FIIs का इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या दर्शाता है? और उससे भी बड़ी बात फंड्स के प्रदर्शन जो ये होल्ड कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक कहानी कहलाते हैं। कैसे देखना चाहिए मूड और माहौल चाइना के बाज़ारों को लेकर? क्या कहती है अर्थव्यवस्था, क्या कहता है आपका पोर्टफोलियो में मुनाफा? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं से अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तरुण बिरानी फाउंडर हैं, CEO हैं TBNG कैपिटल एडवाइजर्स के। सुनील सुब्रमण्यम मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सुनील सर, पहले तो माहौल आप ही तय करेंगे और माहौल में ये बताइए कि चीन के बाजार कितने खुशनुमा आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आंकड़ों की बात है ना, चीन को लेके थोड़ी सी परेशानी और चिंता ये भी रहती है कि वो फज्ड नंबर्स भी होते हैं, कई बार हकीकत से परे भी होते हैं ऐसे में नंबर्स कई बार। सुनील सर, तो फिलहाल जो ग्रोथ दिखाई जा रही है और जो भी नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है चाइना के बाजारों के इर्द गिर्द, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक चीज आपको याद है, आपने कहा ना कि ट्रस्ट नहीं है उनके नंबर्स पे। हाँ पर वो नंबर चाहे जीडीपी के नंबर हो सकते हैं, हाँ यानी गवर्नमेंट जो गणित करके कंप्यूट करके रिलीज करती है उसमें शायद जैसे आप कह रहे हैं कुछ लफड़ा हो सकता है, मगर स्टॉक मार्केट में जिनने निवेश किया और पैदा बनाया वहां पे कोई लफड़ा नहीं है। वो रियल कैश को डाल के रियल प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। तो एक तरफ आप जितने वो नंबर को ट्रस्ट करते हैं वो एक बात है, मगर जो भी ट्रस्ट अपने करके उधर पैसा लगा दिया तो उसके बाद जो स्टॉक मार्केट की रिएक्शन होती है उसमें तो आपको इधर नुकसान या मुनाफा जो मिलता है वो असलियत में कैश है, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक गिवन सिचुएशन है वो कि चीन में एक डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करते हैं FIIs, माने उनके नंबर में थोड़ी भरोसा उतना नहीं दिखाते, मानते हैं, मगर उस भरोसे के बावजूद उधर पैसा बनने का मौका है तो वो जाके निवेश करेंगे। अब आंकड़े लेट से 4.5 या 5% की जीडीपी है और असलियत में 3% रख लीजिए, फिर भी वो जो कैलकुलेट करते हैं उसको 3 लेके ही कैलकुलेट करके निवेश करते हैं और उसके बाद वो 5 5.5 होता है तो 3 3.25 होता है, फिर भी उनको मुनाफा बन गया। तो एक बात वो याद रखिए कि स्टॉक मार्केट एक अलग चीज है जहां पे आपको जो प्राइसेस दिखते हैं उसमें तो ट्रांसपेरेंसी है, वो नंबर 1। नंबर 2, चीन की बात करें तो इंडिया और चीन हम कंपेयर करने में पड़ जाते हैं कि इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना +1, पर ये भूल जाते हैं कि चीन का इकोनॉमी हमसे 4.5 गुना बड़ा है। हम अभी 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो 23 ट्रिलियन के लेवल पे है। तो उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो नेचुरल उनके स्टॉक मार्केट भी उस हिसाब से बड़ी है और ज्यादा पैसा ऑब्जॉर्ब करती है और उसके कारण FIS का अलोकेशन भी इंडिया से कई गुना ज्यादा होता है एज अ टोटल वैल्यू। वो याद रखने की जरूरत है। अब चीन में क्या हुआ, आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि कुछ साल से चीन की जीडीपी ग्रोथ तो पहले 6-7% पे थी, वो अभी 4-4.5 पे गिर गई। और उसके पीछे ट्रंप के आने से बहुत से पहले 2022 से लेकर उनकी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी, बिल्कुल। क्योंकि ये सडनली ये स्लो डाउन आ गया। और इवन बाइडेन के जमाने में ही आपको एंटी चीन का एक मूव चल रहा था हाँ, और FIS की भी दिलचस्पी हट गई थी। तब उधर कुछ कुछ स्कैम्स भी हुए थे प्रॉपर्टी रिलेटेड, इसमें हाउसिंग भी सेक्टर, राइट। दिलचस्पी हुई। तो 2022 टू 24 बहुत सेलिंग हुई थी FIS की, इसलिए वो मार्केट बहुत गिर गया था। मगर दो चीज हुए उसके बाद, ट्रंप के आने के जस्ट पहले लास्ट ईयर सितंबर के अराउंड उन्होंने एक स्टिमुलस अनाउंस किया, पर एक्चुअल स्टिमुलस उतना अनाउंस किया उतना नहीं आया, फिर भी स्टिमुलस अनाउंस करती है थोड़ा बहुत FII पैसा
चीन में आके घुस गया, वो एक बात थी। फिर ट्रम्प के आने के बाद 145% टैरिफ लगाया, तो नेचुरली उधर कुछ अनसर्टेनिटी थी। बट अब उधर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांग स्टेप्स लिए हैं। एक, उन्होंने शेयर मार्केट अपने 1 लाख शेयर को ओपन किया है, फॉरेन निवेशक के लिए नियमें बहुत आसान कर दिया है, और इसके कारण अब वापस भले ही 4-4.5%, वो एक बॉटम फॉर्म किया अभी एफआईएस सोचते हैं, और इसके आगे अगले साल 5% शायद पार कर जाए, यानी चीन की इकोनॉमी एक यू शेप रिकवरी मोड में दिख रही है। इसलिए इस मार्च महीने में, बिलीव इट और नॉट, एफआईएस ने $1 ट्रिलियन उधर पैसा अंदर डाला था, भयंकर। बट उसकी इकोनॉमी और मार्केट बहुत बड़ी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर 1 ट्रिलियन आ गए तो हमारी मार्केट पूरी पलट जाएगी, वो बात अलग है। तो इतना भयंकर इनफ्लो मार्च में आने के कारण चीन के स्टॉक्स, चाहे वो हांगकांग इंडेक्स में ट्रेड हो या चाइनीज इंडेक्स में, सब भयंकर बढ़ गए। तो इसके कारण आप देखें तो क्या सिचुएशन है कि इंडिया में जो कई एक मेरे का एक ईटीएफ फंड है, निपॉन का है, 50% एक साल का रिटर्न उन्होंने दिया है, 50, वेरस हमारा निफ्टी ने सिंगल डिजिट में दिया है। तो नेचुरली एक वैल्यू एक तरफ, ग्रोथ एक तरफ, हमारी ग्रोथ तो उनसे बेहतर है, मगर हमारी ग्रोथ को ऑलरेडी दाम दे चुके हैं। हमारी निफ्टी की फॉरवर्ड पीई 22 के एवरेज में है, उनकी फॉरवर्ड पीई 11 पे है, अमेरिका भी 23 पे, यानी अमेरिकन और इंडियन मार्केट के आधा वैल्यूएशन में चल रहे हैं। बट उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ हमसे 80% लेवल पे चल रही है, हम 6-6.5 पे चल रहे हैं, वो 5 पे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो वो डिफरेंस दिख रहा है आपको कि मार्केट बहुत सस्ता है, राइट। तो हाँ। इसके कारण भी एफआईएस की दिलचस्पी उधर बढ़ रही है, हाँ। और धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि उन्होंने भी अमेरिका को काउंटर कर दिया, एक तरह से काउंटर टैरिफ लगाया। फिर बिल्कुल। उन्होंने गठबंधन भी किया कि अरेंजमेंट हो गया ट्रम्प के साथ। तो ये चीन में एक डेवलपमेंटल पॉजिटिव, तो शेयर मार्केट रिफॉर्म्स और इकोनॉमी के अंदर भी रिफॉर्म्स बहुत जल्द कर रहे हैं चीन में। तो हाँ। इसलिए का आउटलुक बदल गया है कुछ 1-1.5 साल पहले से आज। बिल्कुल। तरुण, अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन किन किन सेक्टर्स में है चीन के बाजारों में, उस पर अगर आप फोकस कर पाए, उसके बाद हम फंड स्पेसिफिक बातचीत भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो हम अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वो अब कहाँ कहाँ पे किन किन पॉकेट्स में है चीन की अर्थव्यवस्था और बाजार में, तरुण? थैंक यू। सबसे पहले आई थिंक जो सुनील जी ने बोला, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है, लास्ट 25 साल से चीन का मार्केट जहां 25 साल पहले था, आज वहीं पे है। मतलब एक्चुअली मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं हुई है वहां पे 25 साल में। सो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा वहीं होती है जहां पे पी मल्टीपल्स ऑल टाइम लो पे हैं, ऑल टाइम लो पे हैं एवरेज से, एज वेल एज लास्ट 4 से 5 साल में जहां पे पास्ट रिटर्न्स बहुत कम है। तो वो एक हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी लगती है, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पे ब्लड इन द स्ट्रीट होता है। और जब ब्लड इन द स्ट्रीट होता है इन्वेस्टर के लिए, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के लिए, ये सबसे बढ़िया टाइम होता है। $13,000 की पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन इकोनॉमी। आई थिंक चीन एक बहुत बढ़िया मार्केट है फॉर एनी कंजम्पशन ओरिएंटेड थिंग। बट चीन की अपनी दिक्कत है। आपने सेक्टर्स के बारे में पूछा, तो आज जो टेक्नोलॉजी में लीडरशिप जो चाइना दिखा रहा है, बिलीव इट और नॉट, वो एक अलग ही लेवल पे काम चल रहा है। आप ईवी सेक्टर में देख लीजिए, आप बहुत सारे जितने भी टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेक्टर्स हैं, वहां पे चाइना की लीडरशिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक ये आज अचानक से नहीं हुआ है, इसके लिए काम काफी 7 से 10 साल से अंदर चल रहा था। तो विच वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन हैपनिंग देयर। डिफेंस सेक्टर सब में वहां पे बहुत काम हो रहा है। तो इसलिए अब लग रहा है कि वहां पे ये सेक्टर्स, और आपका रिन्यूएबल सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, ऑल दीज सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर। बट कंजम्पशन, मैं कंजम्पशन सेक्टर देख रहा था, और जैसा सुनील जी ने बोला, इंडिया और चाइना को हम हमेशा कंपेयर करते हैं। बट जस्ट मैं देख रहा था, वहां की सैमसोनाइट आज 13 से 14 टाइम में मिलती है, जो लगेज कंपनी। वही कंपनी, इंडिया की टॉप लगेज कंपनी, आज 50 से 70 के पी लेवल पे चलती है, और इनका डिविडेंड यील्ड 2 से 3 टाइम्स परसेंट पे चल रहा है। जबकि आई थिंक एयर कंडीशनिंग कंपनीज वहां पे 12-13 टाइम्स में मिल रही है, यहाँ 35-40 टाइम पे मिल रही है। सो नो डाउट ग्रोथ यहाँ ज्यादा होगी, वहां पे ग्रोथ हो चुकी है। बट फिर भी इतना डिप्रेस्ड मार्केट अगर इन्वेस्टर को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कंजम्पशन स्टोरी बहुत सेफ है वहां पे। मतलब कोई भी आ जाए, कोई रोक नहीं सकता है।
बिकॉज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वहाँ कम होता है। बट मुझे लगता है कि ईवी सेक्टर इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर, जिनको हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो लोग वो सब सेक्टर में जा सकते हैं, टेक चलिए, इनेबल। लेकिन जाया कैसे जाए, निवेश कैसे किया जाए? और पूरा एक बेस तो हमने समझ लिया वहाँ की अर्थव्यवस्था का और इस पे तेजी के पीछे क्या कारण है, लेकिन निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं हमारे दर्शक, इस पर बातचीत करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट, चलिए हम बात कर रहे हैं चीन के बाजारों में कमाई के मौके हैं, और ऐसे में सुनील सर अब ये बताइएगा कि म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस भी हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुमकिन हो पा रहा था दर्शकों का, निवेशकों का एक्सपोजर लेना, लेकिन अब मेरे ख्याल से जो नियम आ गए हैं, जो कैपिंग लग गई है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से अब नया निवेश तो आप नहीं कर पाएंगे। अब कहाँ कैसे मौके अब जो मिल रहे हैं उनको भुना पाएं सुनील सर, कैसे निवेश कर पाए, कहां पैसे लगाया जाए? तो पहले मैं एक गलती किया था, मैं उसको मान लेता हूँ कि जी मार्च में मैंने बोला कि 1.2 ट्रिलियन या 1.2 बिलियन है। जी वो गलती से मेरे मुंह से ट्रिलियन निकल गया। जी, कोई बात नहीं। हाँ बड़े बड़े था, 1.2 बिलियन डॉलर एफआईएस ने निवेश किया था। जी तो अब क्या है कि इनके तीन रास्ते हैं निवेश करने के लिए। अभी भी कुछ एक दो म्यूचुअल फंड इस नियम के बावजूद एसआईपी को अलाउ कर रहे हैं। तो मेरा एक सलाह है कि ऐसी फंड्स में आप एसआईपी जरूर शुरू कीजिए, एक डाइवर्सिफिकेशन तौर पर कौन से फंड है वो आपको देखना चाहिए। सेकेंड चीज है कि एलआरएस एक स्कीम है जहां पे आप क्वार्टर में $250,000 हर व्यक्ति, और फैमिली में 4 मेंबर है तो $1 मिलियन तक आप बाहर जाके डायरेक्ट स्टॉक सब खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको चीन के स्टॉक मार्केट, हांगकांग में मार्केट में जाना मेरे ख्याल से यहाँ पे सकते हैं, जी वो एक सेकेंड रूट, जी राइट। जी तीसरी रूट मैं कहूंगा है कि गिफ्ट सिटी अभी जो खुला है, वहां पे कोई म्यूचुअल फंड अभी बाहर इन्वेस्टमेंट वाले फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। आप तो एक आंख ओपन रखिए और देखिए कि किसी ने अगर एक इमर्जिंग मार्केट फंड या फिर एक चाइना बेस्ड ईटीएफ या इंडेक्स फंड ने लॉन्च किया गिफ्ट, तो उसके जरिए जरूर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट सिटी में इनका एक्सेप्शन होता है और उधर भी आप एलआरएस स्कीम के लिमिट को यूज करके बाहर निवेश करते हैं। तो मेन थिंग है कि एलआरएस को यूज करना चाहिए आपको, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। ओके, तरुण आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? तो मोर और लेस अलाइंड है। एलआरएस रूट अभी सबसे ज्यादा स्केलेबल है, बिकॉज उसी के थ्रू आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज बाकी सारे रूट में आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन है। सो इस कारण से उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। एक जो बहुत यूनिक चीज है, इंडिया और चाइना अनकोरिलेटेड मार्केट है, सो वो नॉन कोरिलेशन हमें बहुत अच्छा लगता है। सो इस कारण से जब इंडिया इस दिशा में चल रहा है तो चाइना अलग दिशा में चलता है। तो मैं समझता हूँ कि अनकोरिलेटेड मार्केट्स हमेशा इन्वेस्टर के लिए रियल डाइवर्सिफिकेशन वही होता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर कैन लुक एट इट, और ईटीएफ्स और वहां के इंडेक्स फंड्स इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। बाकी काफी ऐसे फंड्स हैं, ग्लोबल फंड्स हैं, जिसमें इमर्जिंग मार्केट का एक्सपोजर होता है 10-20-30% के आसपास। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इट वुड बी अ गुड वे टू किक स्टार्ट विद सच फंड, जिसके अंदर आपको 20-30% क्वाजी इमर्जिंग मार्केट एक्सपोजर मिलता है। तो ओके, उसके कारण से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर बेनिफिट कर सकता है इसके करीब। ऑलराइट, चलिए, तो एक्सपोजर के लिहाज से अगर आपको दिलचस्पी है चाइना के बाज़ार में, तो ये तमाम विकल्प और ये अर्थव्यवस्था की तस्वीर जो हमारे एक्सपर्ट से सामने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का समय दिया और इस चर्चा में जुड़े। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार फर्जी रिफंड का जाल कैसे यहाँ पर फैलाया जा रहा है और आईटी डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन क्या है, इस पर बातचीत होगी। सुधीर कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इनसे।